हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक राज। आज की क्लास में हम क्लास 12 एनसीईआरटी के मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट टॉपिक उपनिवेशवाद एवं देहात टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका एक लेक्चर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि उपनिवेशवाद क्या है और भारत में किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन की स्थापना की गई थी। आज की क्लास में हम भारत में औपनिवेशिक शासन के द्वारा अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली को किस प्रकार विकसित किया गया, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम बंगाल में जमींदारी प्रथा पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं कि भारत में जो औपनिवेशिक शासन की स्थापना 1764 के बक्सर के युद्ध के विजय से मानी जाती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय 1764 के युद्ध में होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से बंगाल में औपनिवेशिक शासन की स्थापना कर ली जाती है। औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद भारत में यानी बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ जाता है एवं अधिक राजस्व की लालसा में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1765 में द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। बंगाल में 1765 से लेकर 1772 तक द्वैत शासन लगाया जाता है और भी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया जाता है। इस द्वैत शासन को समाप्ति 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा कि वॉरेन हेस्टिंग भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। इन्हीं के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है और इन्हीं के द्वारा 1772 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो द्वैत शासन को स्थापित किया जाता है बंगाल में, उसे समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त करने के बाद रॉबर्ट वॉरेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल के भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के कदम में उन्होंने फार्मिंग सिस्टम इजेदारी प्रथा को अपनाया। और इजेदारी प्रथा वह प्रथा है जिसमें लगान को वसूल करने के जो अधिकार है वो नीलामी के माध्यम से कर दिया। किसानों से जो राजस्व का जो संग्रहण यानी जो इकट्ठा करेगा, उसके लिए एक जागीर प्रथा बनाई गई और इसके लिए तहसीलदार जो गांव के प्रभावशाली व्यक्ति थे एवं वहां के जो मुखिया थे, उनके माध्यम से वॉरेन हेस्टिंग द्वारा राजस्व को इकट्ठा करवाने का कार्य किया गया। लेकिन इसमें कहा गया कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही व्यक्ति यहाँ का जमींदारी अधिक जागीर प्राप्त कर लेगा। प्रारंभ में इसकी कार्यकाल 5 वर्षों तक रखा गया था। कब तक रखा था? 5 वर्षों तक रखा गया। 5 वर्षों के बाद 1776 में इसे 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। 1776 में यही परंपरा चली आ रही थी 1786 तक। जब 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बन के आया, तो उसने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इनकम है, जो लाभ है, वो घटती जा रही है। जब इस पर उसने अध्ययन किया, शोध किया, तो उसे पता चला कि बंगाल विजय के दौरान, बात करते हैं बंगाल विजय, जो समस्या उत्पन्न हुई थी वो आज भी बनी हुई है, यानी 1786 तक बनी हुई है। दूसरी बात उसने पता किया कि 1770 के दशक में बंगाल में अकाल की बारंबारता बनी रही। जब अकाल की बारंबारता बनी रहेगी तो खेती में पैदावार कमेगा, और जब खेती में पैदावार कमेगा तो किसानों की जो इनकम है उस पर वो प्रभावित होगा। और जब किसान के पास इनकम ही नहीं रहेगा तो राज्य को क्या भुगतान, क्या कर दे सकता है। इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इनकम थी, उसका लाभ था, वो कमता जा रहा था। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 में अस्थाई बंदोबस्त नाम की एक प्रथा को शुरू किया। समांतर अस्थाई बंदोबस्त को हम इजारेदारी प्रथा या जमींदारी प्रथा के भी नाम से जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने के पीछे उद्देश्य यह था कि जो हम टैक्स किसान से वसूल करेंगे वो टैक्स का दर अस्थायी रहेगा,
और इसमें बोला गया कि कर का दर टैक्स कर का दर अस्थायी होगा। और एवं दूसरी बात कही गई कि जो जो यानी आने वाला वर्ष में जैसे जैसे बाजार का मूल्य बढ़ेगा तो किसान की इनकम भी बढ़ेगी, यानी बाजार मूल्य को इंक्रीज करने से किसानों की आय बढ़ेगा। और जब किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी तो कृषि क्षेत्र का विस्तार माना जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह उद्देश्य दिया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। लेकिन उसने ये उद्देश्य दिया कि अस्थायी करने से कर की दर अस्थायी रहेगी। जब कर की दर अस्थायी रहेगी तो आने वाले वर्षों में जैसे जैसे बाजार का मूल्य इंक्रीज होगा, कृषि के फसलों का मूल्य इंक्रीज होगा, तो किसान की आय अधिक होगी। जब आय अधिक होगी तो कृषि क्षेत्र में उसे निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी होगी, और जब कृषि क्षेत्र में निवेश करेगा तो उससे कृषि क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार होगा, और जब अधिक से अधिक विस्तार होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू अधिक बढ़ जाएगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ उसने 1773 में 1773 में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। जमींदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो जमींदारी व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक एवं बनारस में लागू किया गया था। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तरी कर्नाटक एवं बनारस के क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, और ये पूरे भूखंड का भारतीय भूखंड का मात्र 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। इसमें कहा गया कि जमींदार जमींदार किसान से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, नहीं वसूल करेगा, उसका 10/11 भाग कंपनी को देगा एवं 1/11 भाग अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए रखेगा। इस प्रकार की परंपरा थी, यानी जो टैक्स का जो संरचना था वो किसान था, किसान से जमींदार था, और जमींदार से कंपनी को जाता था। जो जमींदार किसान से टैक्स वसूल कर रहे थे, उन पूरे टैक्स को 10/11 कंपनी को दिया करता था, और 1/11 व्यक्तिगत खर्च के लिए रखा जाता था। धीरे धीरे आरंभिक वर्षों में जमींदार की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसकी दर ऊंची रखी गई थी। आने वाले वर्षों के मूल्यांकन करके उसने जो टैक्स सिस्टम बनाया था कि हम किसानों से कितना कर वसूल कितना परसेंट करेंगे, उसका जो रेट था वो हाई था, अस्थायी था लेकिन रेट हाई था। और रेट हाई होने के कारण सामान्य वर्षों में जो अभी से हम 10 वर्षों के बाद के टैक्स सिस्टम को अपनाएंगे तो अभी तो उपज कम हो रही है, अभी बाजार मूल्य भी कम है। वही बात उस समय था कि कॉर्नवालिस द्वारा जो टैक्स सिस्टम अपनाई गई थी और टैक्स सिस्टम में रेट हाई होने के बावजूद उपज कम थी। जब उपज कम थी तो किसानों के साथ साथ जमींदारों को लगान देने में समस्या उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उस अनुरूप कृषि फसल उत्पादन नहीं हो रहे थे, और कृषि फसल के उत्पादन नहीं होने के कारण जमींदार समय समय पर अपना लगान को वसूल करने से चूक जाते थे, और इन्हीं चूक से जिस जमींदार का जमींदारी नीलामी कर दिया जाता था उसे हम सूर्यास्त कानून कहते हैं। अब अब आपके ध्यान में आएगा कि सूर्यास्त कानून क्या है। सूर्यास्त कानून के तहत कहा गया कि जिस जमींदार
को अपने निश्चित तिथि के सूर्य अस्त होने तक अपनी जमींदारी का जो रेवेन्यू भू राजस्व है उसका भुगतान नहीं कंपनी में नहीं करने पर उनकी जमींदारी को नीलामी कर दी जाएगी। इसी को सूर्यास्त कहते हैं, यानी उस जमींदार का जो सूर्य है वो अस्त माना जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इस व्यवस्था को तो अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में अधिकतर जमींदार की स्थिति दयनीय होती चली गई। अगर हम इसके पीछे की तर्क देखेंगे तो आरंभिक वर्षों में ही मांग उच्च रखी गई थी, रेट हाई था, साथ साथ में कृषि उत्पादन में कमी आ रही थी, अकाल की बारंबारता पड़ी हुई थी, बार बार अकाल की स्थिति थी, किसानों द्वारा कृषि की उपज में कमी को देखी जा रही थी, एवं गांव के जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनके द्वारा कभी कभी जमींदारों को तंग करने के लिए देरी से भू राजस्व का भुगतान करते थे। इन्हीं सब कारणों के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जमींदारों को अपनी जागीर से हाथ खोने के लिए विवश होना पड़ता था। इन्हीं क्रम में जोतदार वर्ग का उदय हुआ। अब जोतदार वर्ग क्या है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि जोतदार जब सूर्यास्त कानून के द्वारा पुराने जमींदारों की जागीर जमींदारी को नीलामी की जाती थी तो उसे नए जमींदार यानी नए किसानों द्वारा खरीदा जाता था। बात था कि 18वीं शताब्दी में गांव में शहरों में कुछ नए वर्गों का भी उदय होने लगा, जिसमें कुछ धनी किसान के भी थे। इन्हीं धनी किसानों द्वारा जब किसी जमींदार के जागीर को नीलामी की जाती थी तो ऊंची बोली लगाकर ये लोग जमींदारी का हक प्राप्त कर लेते थे। क्योंकि ये गांव के प्रभावशाली व्यक्ति थे तो इन पर साहूकार एवं महाजनों का और एवं स्थानीय व्यापारियों पर इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। साथ साथ में ये जमींदार से अधिक शक्ति भी रखते थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो जो जमींदार की जो शक्ति थी, जैसे वो पहले सेना की टुकड़ी रखती थी, उसे न्याय करने की भी अधिकार था, इन सब को वो समाप्त कर दिया। सिर्फ उसका काम था राजस्व का संग्रहण करके कंपनी को जमा करना। जोतदार जो नए वर्ग का उदय हुआ जिसे हम जोतदार कहते हैं, इनका प्रभावशाली चरित्र के चलते गांव के किसानों से इनका संबंध अच्छा रहता था। जब ये गांव के किसानों से संबंध स्थापित करते थे तो कभी कभी जो पुराने जमींदार होते थे जो अभी लागू कर रहे हैं, तो जब वो कुछ नए कानून को इम्प्लीमेंट करते थे, जैसे टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को कम करना, तो ये जो जोतदार वर्ग होते थे किसानों के साथ मिलकर जमींदारों को तंग करते थे, उनके कार्य अधिकार क्षेत्र को वंचित करते थे एवं समय समय पर वो टैक्स नहीं देते थे, इसलिए उनका जमींदारी को नीलामी कर दी जाती थी। इन्हीं सब कारणों से जोतदार वर्ग का उदय हुआ। जोतदार को आम भाषा में मंडल भी कहते हैं एवं हवलदार भी कहते हैं। जोतदार वर्ग और कोई नहीं तो जो धनी किसान होते थे, जो शहरी किसान होते थे, जो जाकर शहर में बस गए किसान, उन्हीं के द्वारा जोतदार वर्ग का उदय हुआ और ये पुराने जमींदारों को स्थापित करके आए थे, यानी जो पुराने जमींदार थे उनके स्थान पर ये अपना स्थान लिए थे। इसलिए
पुराने जमींदार द्वारा इनकी तीखी प्रतिक्रिया की गई। जब ये जमींदार जागीर हासिल कर गांव में रेवेन्यू यानी राजस्व को इकट्ठा करने आते थे तो इनको घोर प्रतिक्रिया विद्रोह का सामना करना पड़ता था। कभी कभी जमींदार द्वारा अपने साथियों के साथ इनका मारपीट होता था और इन्हें गांव से बेदखल कर दिया जाता था। कभी कभी जो किसान होते थे वो पुराने जमींदार से ज़्यादा लगाव रखते थे। इन्हीं सब कारणों से इनका विरोध भी होता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जोतदार वर्ग के उदय के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो इन तमाम कारणों जो हमने आपको बताए उन कारणों को जोतदार वर्ग के उदय के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आदिवासी के क्षेत्र में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से जमींदारी व्यवस्था या जो हम अस्थाई बंदोबस्त को किस प्रकार से लागू किया, उसकी क्या चुनौतियां थी। थैंक यू। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।